वाह, क्या आईपीओ है। तो आज चारों तरफ जो है वो एक्शन ही एक्शन देखने को मिल रहा है। बाजार में रिकवरी है और आईपीओ बाजार में भी लगातार हलचल देखने को मिल रही है। आज से खुल गया है स्विगी का भी आईपीओ, लेकिन कल से जो आईपीओ खुला हुआ है उस पर भी जरा हम बातचीत कर लेते हैं। सेगलिटी इंडिया को के मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ चुकी है और हमारे साथ रमेश गोपालन जी मौजूद हैं, हमारे साथ जो कि एमडी और ग्रुप सीईओ हैं। हमारे साथ सर्वभौमन दोरास्वामी श्रीनिवासन जी मौजूद हैं, ग्रुप सीएफओ सेगलिटी इंडिया के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और आपका जो आईपीओ आया हुआ है सर उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप लोगों से चर्चा शुरू करें सर। उससे पहले जरा हमारे साथ हमारे सहयोगी शौर्य जुड़ चुके हैं, उनसे जरा ये समझ लेते हैं कि आपकी कंपनी क्या कुछ कर रही है, किस तरह का रिस्पांस अभी तक मिल रहा है। तो सीधे चलते हैं शौर्य के पास। शौर्य, क्या कुछ अपडेट है? कल से आईपीओ खुला हुआ है, आज बाजार की रौनक का असर भी क्या आईपीओ के सब्सक्रिप्शन पर देखने को मिल रहा है? जी, अभी अगर सेगलिटी इंडिया की बात करें सब्सक्रिप्शन पर, तो वो 40% के आसपास बढ़ चुका है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 2 गुना हो गया है और एम्प्लॉय भी जो है 2 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। ग्रे मार्केट में हालांकि प्रीमियम खत्म हो चुका है, लेकिन वो सेंटीमेंट के साथ चेंज होता रहता है। कंपनी के बिजनेस पे अगर नज़र डालें तो कंपनी इंश्योरेंस को और जो मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं कंपनी है उनको फैसिलिटेट कराती है, पूरा ट्रांसफर्स और उनका जो बीच का ऑपरेशंस होते हैं पेमेंट का उनको हेल्प करती है। बाकी मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट से आते हैं कि पूरे डिटेल में क्या बिजनेस है। बिल्कुल पूरी डिटेल लेते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ। रमेश सर, आपसे जो है शुरुआत करना चाहेंगे और चाहेंगे कि अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर हैं, जो निवेशक आपके भविष्य के हो सकते हैं, उनको थोड़ा सा बताइए। आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए आप सोल्यूशन, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सोल्यूशन देते हैं, किस तरीके से कामकाज करते हैं, क्या आपका मॉडल है बिजनेस का, वो रमेश सर अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें तो। श्योर। जैसे शौर्य ने बताया थे, हम लोग जो यूएस में पेयर्स कहते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो व्हाट वी डू फॉर देम इज बेसिक ऑपरेशनल सर्विसेज। मान लीजिए एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मेंबर्स को एनरोल करना होता है, उसके बाद क्लेम्स एडजुडिकेट करना होता है, वो सब में हम लोग क्लाइंट्स को मदद करते हैं। तो वी डू दिस बोथ थ्रू सर्विसेज एज वेल एज थ्रू टेक्नोलॉजी। So we provide technology-based solutions and services. Similarly, we also work for providers. Providers का मतलब hospitals, health systems, lab companies, radiology companies, ये सब के लिए भी हम लोग support करते हैं. Again, we support them in their operational functions. We also support them in collecting cash from insurances and so on. And so the work that we do is everyday operational work. So it's a very predictable source of revenue for us. Okay. जी सर, चलिए अगर हम आपके आईपीओ पर नज़र डालें तो पूरा ही आपका आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, लेकिन अगर आपके वैसे बुक्स को देखें तो आपके पास 370 करोड़ का कैश है। उसके अलावा आपके पास अगर ऑपरेटिंग कैश जितना आ रहा है उतने आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, मतलब अगर लेटेस्ट फिगर देखें तो आपका कैश फ्लो ऑपरेशन और इन्वेस्टिंग में बराबर है। तो क्या आपको लगता है कि बिना पैसा रेस करे आप इतने इनफ बफर में हैं कि आसानी से कैपिटल एक्सपेंशन कर सके? जरूर, जरा बैकग्राउंड देते हैं आपको। एक कंपनी जो है सेजिलिटी, 3 साल पुरानी कंपनी है। सेजिलिटी वाज क्रिएटेड आउट ऑफ अ कार्व आउट। जो हिंदुजा ग्लोबल का हेल्थ केयर डिवीजन था, उसको खरीद के सेजिलिटी बनाया गया। जब ये खरीदारी हुई, इट वाज अ लेवरेज बायआउट जिसमें डेट और इक्विटी दोनों डाले गए थे। तो अभी आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो डेट तो बहुत कम हो गया। तो अब तक जो कैश फ्लो आप कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, उसमें डेट रीपेमेंट और इंटरेस्ट सर्विसिंग में फाइनेंसिंग कैश फ्लोस आप दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे से जस्ट डेट तो सिर्फ 110 मिलियन यानी कि 900 करोड़ बचा हुआ है। तो इसलिए फाइनेंसिंग कैश फ्लोस उतना ज़्यादा नहीं होगा। और अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा जाए तो हम लोग का ऑपरेटिंग कैश फ्लो FY24 में करीब 117 मिलियन था। तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ प्लस। तो उसमें से कैपेक्स निकालने के बाद भी करीब 800 करोड़ फ्री कैश फ्लो था। तो इनफ कैश फ्लो जनरेट करते हैं ऑर्गेनिकली। तो कंपनी को फाइनेंसिंग के लिए आईपीओ में कैश नहीं ऑफर नहीं रेज कर रहे हैं, तो सिर्फ OFS। बिल्कुल सर। श्रीनिवासन सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप की जो कंपनी है वो मेनली जो है वो
यूएस में है, क्या इन फ्यूचर जो है आपका कोई प्लान है इंडिया में एक्सपेंशन करने का, और अमेरिका को चुनने की कोई ख़ास वजह रही क्या? यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है, 4.7 ट्रिलियन जीडीपी, और यूएस मार्केट अभी इंडिया को जीडीपी की सिर्फ ऊपर है, तो बहुत huge market, and the market potential is very, very high. So even if we tap the US market, we will have a lot more opportunities, and our revenue sizes compared to the market size, we are very small. So we have a lot of runway in our existing clients in the entire market. So I don't think we will be moving out of the US market in the near term. जी श्रीनिवासन ने मेरा क्वेश्चन आपके रेवेन्यू और कॉस्ट को लेकर, अगर आपके रेवेन्यू पर नजर डालें तो वो FY22 से 23 में काफ़ी जंप देखने को मिला था, 944 करोड़ से 4200 करोड़ के ऊपर। फिर FY24 में मतलब इतना इंक्रीज नहीं दिखा, तो रेवेन्यू को है कि FY23 में ऐसा क्या हुआ कि जंप देखने को मिला। और उसके बाद हम प्रॉफिट्स पे आए तो प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली बढ़े हैं, इवन रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं दिखे। तो एक आपने रेवेन्यू कैसे बढ़ाए, दूसरा आप कॉस्ट को कम करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं जो आपके प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं डिस्पाइट नॉट दैट मच इंक्रीज इन रेवेन्यूज? No, see, FY22-23, yeah, Ramesh, sorry, go ahead. जी नहीं, जस्ट वन क्लैरिफिकेशन, जो ये कार्डबोर्ड जो हुई थी वो जनवरी 6, 2022 में हुई थी जी तो आप जो FY23 की बात कर रहे हैं वो सिर्फ 3 महीने का रिजल्ट है, जी तो पूरा फुल ईयर का रिजल्ट नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि 4 गुना बढ़ा है, लेकिन 4 गुना नहीं बढ़ा है। FY23 का 22 का नंबर सिर्फ 3 महीने का है, FY23 फुल ईयर का है, तो इसलिए आपको कंपैरिजन में ठीक नहीं लग रहा आपको। जी अफसर, प्रॉफिट को कैसे देखें, मतलब आपके कॉस्ट वाइज देखें तो प्रॉफिट फिर भी बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं, तो आपने कॉस्ट को कम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं? देखिए, हम लोग का एबिटा मार्जिन बहुत कंसिस्टेंट है, तो 23 to 25% एबिटा मार्जिन हर साल होते आ रहे हैं। तो जो आप प्रॉफिट का बात कर रहे हैं वो PAT है, तो डेट सर्विसिंग और इंटरेस्ट के बाद जो आ रहा है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, लेकिन टैक्स की वजह से ज़रा सा फ्लक्चुएशन होता है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी बड़ा हुआ लग रहा है, लेकिन आप एबिटा मार्जिन देखेंगे तो कंसिस्टेंटली 23 और 25% के बीच में। जी Just to add on, Ramesh, in Q1 we had share appreciation rights provision. That is a non-cash and a non-liability for the company. The senior leadership have got share appreciation rights with our parent company, Sagility BV, and it will be directly settled by the parent company to the employees. So, though the entry flows through the books because we are employees of Sagility India, it is not an expense or a liability for the company. That should be adjusted for in our Q1 results. That's why you will see that the Q1 numbers are slightly lower. Otherwise, it's consistently at about 25% EBITDA. जी सर। चलिए, अब आज की आप लोग काफ़ी बिजी हैं मुझे बताया जा रहा है, तो आप आज की बातचीत जो है यहाँ पे रोकने से पहले मैं यही जानना चाहूँगा सर कि क्या मन में कोई घबराहट थी, क्योंकि जब आप लोगों ने प्लान किया होगा अपना IPO उस समय मार्केट बुलिश था, हर रेट पर लोग खरीदने को तैयार थे IPO, लेकिन जब एक्चुअली आपका IPO आने का टाइम आया तब हम देख रहे हैं कि मार्केट भी काफ़ी बीच में डाउन हो गया, बहुत सारे अच्छे IPOs को जो है वो फुल्ली सब्सक्राइब जो है वो रिटेल हिस्सा सब्सक्राइब ही नहीं हो पाया। तो जब आप लोगों का IPO शुरू हुआ कल से, तो क्या मन में कोई घबराहट थी, पता नहीं रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, कोई सिचुएशन क्या मन में चल रहा है सर आप लोगों के? नॉट रियली। अब जैसे शौर्य जी ने बताया था कि रिटेल बुक तो अभी 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, और इफ यू लुक एट आवर एंकर बुक वी हैव सम वेरी वेल नोन इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्टेड इन द कंपनी, सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट इन्वेस्टर्स विल सी अ लॉट ऑफ वैल्यू इन इन्वेस्टिंग इन सिजिलिटी। चलिए सर, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका भी और श्रीनिवासन सर आपका भी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अब जब आप लोगों की लिस्टिंग होगी तब आप लोगों से एक बार फिर से और डिटेल में बातचीत करेंगे फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान को लेकर के, और उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके इन्वेस्टर हैं या फिर होने वाले इन्वेस्टर हैं उनके काफ़ी अच्छे पैसे बने और आप लोगों की काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हो। इन्हीं कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सर। चलिए, हमारे साथ अब सीधे चलते हैं, हमारे साथ लगातार हमारे आज के खास मेहमान शरद मिश्रा जी बने हुए हैं। शरद जी, अभी आपने बातचीत सुनी मैनेजमेंट को लेकर के, सजिलिटी इंडिया के
क्या कुछ आपने अध्ययन किया है सजिलिटी के बारे में और क्या कहना है हमारे दर्शकों को, क्या इसमें पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए अभी के लिए? जी, तो देखिए ये पर्टिकुलर जो जिस तरह का ये बिजनेस है, यूएस हेल्थ केयर मार्केट, अगर आप देखिए तो दो प्राइमरी एंटिटीज हैं, केयर फाइनेंसिंग और केयर डिलीवरी। बेसिकली हेल्थ केयर प्लेयर्स होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं। तो ये जो बेसिकली मार्केट है, ये काफी अच्छा ट्रैक्शन मान करके चला जा रहा है। $60.8 ट्रिलियन के आसपास का बाजार है 2023 में। 2028 तक मान के चला जा रहा है 21 ट्रिलियन के आसपास का ये बाजार होना चाहिए। नाउ अब अगर आप इनके फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो मुझे केवल एक ही चीज, बाकी सब ठीक है, मुझे केवल सबसे ज्यादा केवल एक ही चीज दिखती है कि साहब कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो ये पैसा रेज कर रहे हैं वो जो है सीधे सीधे प्रमोटर ही अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। तो फर्दर ये समझने की जरूरत है कि बिजनेस में किस तरह से उस पैसे को रूट किया जाएगा। जो शौर्य ने भी सवाल पूछा कि साहब क्या किधर पैसा जो आ रहा है पैसा वो किधर उस आप फर्दर बिजनेस में कैसे लगाने वाले, क्योंकि रेवेन्यू आपका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है और असेट भी आपके अच्छे खासे हैं, करीब 10,300 करोड़ 400 करोड़ के आसपास का आपका असेट है। रिजर्व भी आपका अच्छा खासा है। तो उसी रिजर्व के पैसे को आप डालने वाले हो बिजनेस के अंदर, आपको फर्दर पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चीज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो बाजार अच्छा है जिस बाजार में काम करते हैं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा बिजनेस को सब लोगों को थोड़ा कम बिजनेस से समझ में आएगा। तो ये भी जरूरी है कि इन्वेस्टर्स इस बिजनेस को समझें। मुझे लगता है कि अच्छा लिस्टिंग गेन यहाँ पर होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक मैं चलिए ये बात डिस्काउंट करता हूँ कि केवल जो है ऑफर फॉर सेल है, प्रमोटर अपनी सेलिंग अपना जो है पैसा इसके अंदर निकाल रहे हैं। तो इवन देन मुझे लगता है कि एक बार अप्लाई कर सकते हैं आप। अच्छा बिजनेस है और यहाँ पर लिस्टिंग गेन भी आपको मिलने की संभावना है। लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना है जरा सजिलिटी के अंदर, ऐसा शरद जी मान रहे हैं। लेकिन बाकी ब्रोकर क्या कह रहे हैं जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा फटाफट। बाकी ब्रोकर अरिहंत कैपिटल कह रहे हैं कि कॉशन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ का कहना है कि अप्लाई तो कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से SBI सिक्योरिटीज़ अवॉइड की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक बॉक्स का कहना है कि बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। और स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट का मानना ये है कि अवॉइड करें तो जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। लेकिन शरद जी के का मानना ये है कि आप हल्के लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं और आज से एक IPO खुला हुआ है जो कि हमारे आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और वो है स्विगी का IPO। तो स्विगी के IPO पे ज़रा नज़र डालते हैं, शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य बताइए क्या कुछ कह रहे हैं नंबर्स और अभी तक का रिस्पांस कैसा है? जी बिल्कुल, अगर आज बात करें तो वो दोबारा IPO डिटेल्स दे देते हैं स्विगी की। स्विगी का IPO जो है वो 8 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 371 से 390 का। कंपनी 11,300 करोड़ से ज़्यादा उठाने को देख रही है, जिसमें 4,499 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी है ऑफर फॉर सेल। सब्सक्रिप्शन में अभी केवल 9% ही बढ़ता हुआ नजर आया है और अगर हम GMP पर नजर डालें तो वो 12 रुपये का चल रहा है। अगर स्विगी के फंडामेंटल्स देखें तो वो सिंपल सा मतलब है स्विगी वर्सेस जोमेटो, क्योंकि सब कंपैरिजन के फॉर्म में देखते हैं। तो सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। अगर आप यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करें, जिससे कहते हैं कि फूड डिलीवरी कैसी हो रही है, तो उसके अगर देखें हम स्विगी का फूड डिलीवरी यूनिट इकोनॉमिक्स कैसी है, तो आप देखेंगे स्विगी के ऑर्डर्स जोमेटो से कम है। टोटल ऑर्डर्स जो है वो जोमेटो के ज़्यादा है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू भी जो है वो जोमेटो की ज़्यादा निकल के आई है, लेकिन जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है कि एक एवरेज पे कितना ज़्यादा देते हैं वो बराबर है। और इस वजह से जो यूनिट इकोनॉमिक्स स्विगी की है, आप देखिए स्क्रीन पे आ गया है, आप देखेंगे कि ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो स्विगी का कम है जोमेटो के मुकाबले फूड डिलीवरी से। अब इसका अगर हम क्विक कॉमर्स पे जाए जिसमें आते हैं इंस्टामार्ट और जोमेटो, उसके टेबल आपके सामने, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि जोमेटो ज़्यादा अच्छा है। ये तो हो गए आपके रेवेन्यूज़ की वजह से, देख सकते हैं जोमेटो का रेवेन्यू ज़्यादा है, मार्केट से ज़्यादा है। पर अब बात करते हैं कॉस्ट की कि जोमेटो प्रॉफिटेबल है और स्विगी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है। अगर आप स्विगी के कॉस्ट पे नजर डालें तो आप देखेंगे कि सारे ही जो कॉस्ट आइटम है, अगर आप इसे रेवेन्यू के परसेंट में देखेंगे, घटते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें अगर एक बहुत बड़ी कॉस्ट है अदर्स, और जो अदर्स कॉस्ट है यही डिफ्रेंशिएट करता है जोमेटो में और स्विगी में, क्योंकि स्विगी सारी कंपनियों को कंबाइन करके चला रहे हैं। तो उनको टेक्नोलॉजीज पे काफ़ी खर्च करना पड़ता है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसकी अपफ्रंट कॉस्ट होती है जिसका बाद में बेनिफिट मिलता है, इसलिए काफ़ी बड़ा कंपोनेंट है स्विगी की कॉस्ट का। अगर हम जोमेटो पर नजर डालेंगे तो कॉस्ट की अगर बात करें तो ऐसा लगेगा स्विगी की कॉस्ट सिचुएशन जोमेटो से एक्चुअली बेटर है। सारे कॉस्ट का परसेंटेज देखिए रेवेन्यू के टर्म्स के मुकाबले जोमेटो का कम आ रहा है और अदर्स बहुत कम है, क्योंकि ये जोमेटो जो है सारी कंपनियों को अलग अलग चलाने को देख रहा है, सारे डिविजन्स को, बल्कि स्विगी कंबाइन करने को। तो मार्केट में ऐसा माना जा रहा है या इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एक
जब साइज बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो हो सकता है स्विगी में प्रॉफिट आता हुआ दिखे। और दूसरा, जो कंबाइन करके एक अपफ्रंट कॉस्ट है, उसका आगे आने वाले समय में सिनर्जी देखेगी। तो ये 2 पॉइंट है जो इन्वेस्टर्स मान रहे हैं कि जिस वजह से स्विगी आगे प्रॉफिटेबल होते हुए नजर आ सकता है। अच्छा, तो अभी के लिए तो फिलहाल के लिए जोमेटो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, आपने जो एनालिसिस अभी प्रस्तुत किया है, क्यों शौर्य? जी, अभी के हिसाब से देखिए करंट पोजीशन से, क्योंकि जोमेटो का मार्केट शेयर ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा है, कस्टमर सब ज़्यादा है, तो ग्रॉस ऑर्डर, तो उस वजह से जोमेटो को थोड़ा स्लाइट एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि आज जोमेटो के शेयर में काफ़ी शानदार तेज़ी है। करीब 5% ऊपर जोमेटो का शेयर 253 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ, क्योंकि सीधा कंपैरिजन हर जो है तमाम लोग ये कर रहे हैं। और शौर्य ने भी यहाँ पर करके आप लोगों को दिखाया कि अदर इनकम जो है इनकी वो काफ़ी अदर जो खर्चे हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा हैं स्विगी के। तो ज़रा ब्रोकर्स की राय एक बार फिर से ज़्यादा दिखा दीजिएगा। इसको अभी अब हम बातचीत करेंगे शरद जी से, तब इसको एक बार जो है फिर से इसका एनालिसिस करते हैं। KR चौकसी करें, सब्सक्राइब करें, SBI सिक्योरिटीज़ करें, सब्सक्राइब करें, और लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें। स्वास्थ्य का कह रहा है सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे तो अवॉइड करें या ना करें तो कर सकते हैं, लेकिन सैमको सिक्योरिटीज़ अवॉइड है, आदित्य बिरला मनी भी अवॉइड की सलाह दे रहा है। लेकिन शरद जी क्या कह रहे हैं उसके लिए चलना पड़ेगा शरद जी के पास। शरद जी, आपने भी काफ़ी अध्ययन किया होगा स्विगी के IPO को लेकर के, बड़ी चर्चा का विषय था और आखिरकार वो दिन आ गया जब इसका जो है IPO जो है आज से खुल चुका है। आपकी टिप्पणी क्या होगी स्विगी का IPO पर? तो देखिए, क्विक कॉमर्स के अंदर सबसे बड़ा बज़वर्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, वो है एक्सपेंशन, ग्रोथ, रीच, और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि आप किस तरह से क्लाइंट को पहुंचते हैं, क्या क्लाइंट बेस को केटर करते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट आपके पास है, और कितना आप कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसा है। तो ये सारी चीजों को देख करके ही देखिए, यहाँ अगर आप स्विगी को भी देखिए तो करीब जहां मैं देख पा रहा हूँ 836 करोड़ रुपया बुक में है कैश में। तो जोमेटो के पास कहीं ज्यादा है, पैसा अच्छा खासा है, यहाँ 5000 करोड़ के आसपास और स्विगी को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी होगी, यहाँ पर एक्विजिशंस भी होंगे। इंडस्ट्री बहुत लिक्विडेटिव है, अगर आप क्विक कॉमर्स को देखें तो इंडस्ट्री बहुत लिक्विडेटिव है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर आप कॉस्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट देखें तो स्विगी के लेवल पर अभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं डेवलप हुई है, तो इस वजह से थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस इज हाई। तो वहां पर क्या होगा, बिल्कुल उस तरह के मार्जिन्स नहीं सस्टेन होंगे लंबे समय में, और ग्रोथ नहीं आएगी जैसे कि देखिए जोमेटो के अंदर। इसका मतलब ये बिल्कुल रूल आउट नहीं करना चाहिए कि आने वाले समय में भी नहीं आएगी, आने वाले सालों में भी नहीं आएगी। तो लेकिन ये है कि अभी कंपैरिजन अभी के लिए हो रहा है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि अभी जो पल रहा है कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है वो जोमेटो की ज्यादा है। तो जोमेटो को ज्यादा अच्छा वैल्यूएशन यहाँ पर, और बाजार में जोमेटो के लिए ज्यादा बायस रहेंगे। मुझे भी लगता है 360 का टारगेट जोमेटो का बनता है, तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है अगर कुछ 6 महीने का व्यू लेके चले तो 360 तक का लेवल मिलेगा। लेकिन स्विगी पर भी मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाहिए, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक ऐसा है जिसको बिल्कुल लिस्टिंग के लिए नहीं रखना चाहिए। आप ले रहे हैं तो फिर लेके कम से कम साल भर का मौका दीजिए, मैनेजमेंट को कुछ करने को मौका दीजिए, तो वो बिल्कुल आपके स्टॉक प्राइस में एक अच्छा प्रेसिशन देखने को मिलेगा। अच्छा, एक ही ऑप्शन हो सर कि या फिर स्विगी के IPO में पैसे लगा दें, जो भी 14,000 के आसपास लगेंगे अगर एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, 14-15 हज़ार, या फिर अगर हम जोमेटो में 12-13 हज़ार रुपये लगा दें। आपके पास ये 2 विकल्प मौजूद हों तो आप पहले किसे चुनेंगे? जी, तो देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं बिल्कुल पहले स्विगी को चुनूंगा, जोमेटो का नहीं चुनूंगा। उसका रीजन है कि देखिए, जोमेटो का यहाँ पर क्या है कि काफी कुछ चीजें आउट हैं, सब कुछ हमारे डोमेन में है, सब कुछ नॉलेज में है। स्विगी के लिए चीजें अभी क्लियर होकर के आ रही, भी मैनेजमेंट डिस्कशंस होंगे, बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स निकल के आएंगे। तो देखिए, ये सारी चीजों पे स्टॉक रिएक्ट करता है, लिस्टिंग से पहले, लिस्टिंग के बाद। तो वहां पर क्या होता है, एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है। आपने प्रीमियर जगवरा जैसे IPO में देखा है, तो बिल्कुल एक रिस्क प्रीमियम अगर किसी के अंदर भी पे करने की एक वो है, एपेटाइट है, तो बिल्कुल मुझे लगता है स्विगी की तरफ जाना चाहिए, उसको उसमें पैसा डालना चाहिए। तो स्विगी की तरफ जाना चाहिए, लिस्टिंग गेन की खाली लालच में नहीं जाना चाहिए। मानना है यहाँ पर शरद जी का कि थोड़ा लंबा नज़रिया रखें आप यहाँ पर, और वहाँ पर आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। जोमेटो भी हमने देखा था लिस्टिंग के बाद जो है बहुत सारे कंसर्न वैल्यूएशन को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के उठे थे, और उसके बाद से कंपनी ने अपनी जो है अपने आप को मुनाफे में लेकर के आई कंपनी। और एक समय बात होती थी कि टोमेटो लें या जोमेटो 50 रुपये के आसपास आ गया था, 50 रुपये के, और वहाँ से जो इसने एक तरीके से जंप किया जोमेटो ने, वो अपने आप में एक कहानी है।
तो यहाँ पर भी ऐसी उम्मीदें शरद जी का मानना है कि स्विगी भी कर सकता है। तो यहाँ पर अगर इन दो में से चुनना हो तो फिर चुनना होगा जोमेटो और स्विगी में से स्विगी के आईपीओ में पैसे लगाने को। सर अगर इन दो में से दो आईपीओ में से चुनना हो तो अगर एक ही आईपीओ में लगाने के लिए पैसा हो तो सजिलिटी या फिर स्विगी, इन दो में से किस पर ज़्यादा? स्विगी, तब भी स्विगी। बिल्कुल स्विगी। पर देखिए मैं बताऊं एक बात और रीजन है, आपने देखा ब्रोकर की रिपोर्ट कैसे, जो धंधा समझ में ना आए उसमें पैसा कैसे डालें। तो क्या है देखिए, बिल्कुल जो बहुत डीप डाइव करेगा वही जो है इनके बिजनेस को समझ पाएगा। अदरवाइज आप देखेंगे तो सैनिटी के बिजनेस को समझना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, इस वजह से स्विगी के बिजनेस को देखिए हम लोग अच्छे से समझते हैं, सैनिटी के बिजनेस को समझते नहीं है। तो बिल्कुल स्विगी के ऊपर ज्यादा बिल्कुल एप्लीकेशन भी ज्यादा आएंगी और वहां पर जिस तरह का मैनेजमेंट गाइडेंस देगा, जिस तरह के रिजल्ट आएंगे, मुझे लगता है अगले क्वार्टर के बिल्कुल वो सब चीजें डिस्काउंट होंगी। ठीक है, तो अगर आपके पास दोनों आईपीओ में पैसे लगाने के लिए हैं, दोनों में लगाइए और लिस्टिंग गेन थोड़ा बहुत मिल सकता है सजिलिटी में, ये शरद जी का मानना है। लेकिन अगर स्विगी में पैसे लगा रहे हैं तो थोड़ा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाएंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। इन दो में से सिर्फ एक आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं तो एक ही विकल्प है आपके पास, फिर वो स्विगी में आप पैसे लगा दीजिए, ये फिलहाल मानना है शरद जी का। शौर्य, और आगे क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी आज एक और आईपीओ भी खुला है, एक्मे सोलर होल्डिंग्स। उसमें अगर नजर डालें तो सब्सक्रिप्शन कंपैरेटिवली थोड़े बेटर निकल के आ रहे हैं क्योंकि वो अभी 30% बढ़ चुका है आज पहले ही दिन। वहाँ पे ग्रे मार्केट में नजर डालें तो ग्रे मार्केट वहाँ चल रहा है 3% का, हालांकि भी कुछ दिन पहले 10% का था, तो उस हिसाब से एक्मे में ग्रे मार्केट गिरा है। लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स वाइज देख के ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलते हुए नजर आ रहा है एक्मे में स्विगी के मुकाबले। एक्मे में अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपके मन में कुछ थोड़ी बहुत आशंका दुविधा है कि कंपनी कैसे क्या काम करती है तो कल हमारे साथ जुड़ जाइएगा। कल कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद हो तो कारोबार को समझने में आपको मदद मिलेगी। एसबीआई सिक्योरिटीज़ कह रहा है लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कीजिए। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ का ही मानना है लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कीजिए। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट भी कह रहा है लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कीजिए। और अरिहंत कैपिटल का ही मानना है सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस काफ़ी हद तक एक मत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम से कम सब्सक्राइब की सलाह सबकी यहाँ पर निकल करके आती हुई। एक्मे सोलर होल्डिंग, सर सोलर वर्ड जहाँ आता है वहाँ पर अभी के माहौल में एक वैसे भी थोड़ा सा एक माहौल बन जाता है, तो आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या आज से ही खुला हुआ है? अगर आपने डिटेल पढ़ी हो तो मैं चाहूँगा कि आपकी टिप्पणी हो जाए सर इस पर। जी तो देखिए, जैसा कंपनी का RSDP दिखा रहा है कि लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, ठीक है, नॉन फॉसिल एनर्जी में। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल इसी चीज का ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऐसा है, 455 मेगावाट कैपेसिटी ऑलरेडी इंडिया की हो गई है। तो देखिए बेहतरीन यहाँ पर कैपेसिटी एडिशंस हैं और ये ऐसा सेक्टर है नॉन फॉसिल एनर्जी जहाँ पर देखिए बिल्कुल ग्रोथ अगले कई सालों में आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो देखिए, लेकिन मैं एक दो चीजें कंपनी के बारे में समझना चाह रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर पैट में एक जबरदस्त डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। बहुत ही अनकंसिस्टेंट नंबर्स हैं, इनकंसिस्टेंट नंबर्स हैं 2022 के बाद से, पिछले 3 साल के अंदर। ये एक बात समझने की जरूरत है। और जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो अच्छा खासा ऑलरेडी 1800-1900 करोड़ के आसपास, 1800 करोड़ के आसपास का है। तो वो पैसे को कहाँ ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उससे आगे के प्लान है कि पैसा पड़ा ही रहेगा? तो ये सब समझने वाली बात है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो जरूर एक बार पढ़ करके या डिस्कस करके समझ में आएंगे, इसके बाद ही इसके ऊपर कॉल लिया जा सकता है। और प्राइमा फेसी अगर आप देखें, चूंकि कंपनी सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के सेगमेंट में जो ये क्लेम करती है, तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अच्छा होगा, नो डाउट लिस्टिंग भी अच्छी होगी। ये लेकिन एक सवाल है जो बिल्कुल मैनेजमेंट से पूछे जाने चाहिए। बिल्कुल। तो सर कल का आप भी अगर समय मिले आपको तो कल का कार्यक्रम आप देखिएगा, कोशिश करेंगे हम मैनेजमेंट को लेकर के आने की। तो फिलहाल के जो अभी संकेत शुरुआती मिल रहे हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एक्मे में, जैसा कि शरद जी का मानना है। लेकिन हाँ, कुछ एक सवाल उनके मन में है, तो अगर आपके मन में भी हैं कुछ सवाल तो आज वेट कर लीजिए एक दिन के बाद लगा लीजिएगा पैसे। तब तक माहौल भी पता लग जाएगा कि बाज़ार सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ग्रे मार्केट में प्रीमियम बढ़ रहा है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उस आधार पे आप कल भी अप्लाई कर सकते हैं। कल का शो भी आप कार्यक्रम देख लीजिए। तो फिलहाल कुछ एक सवाल हैं आईपीओ बाज़ार को लेकर के, उस पर 1-2 सवाल फटाफट ले लेते हैं, हालांकि समय नहीं है। लेकिन सर हुंडई पे अभी भी लोगों के सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, पोजीशन लोगों की फंसी हुई है। आपकी सलाह क्या रहेगी? आखिर में कब आएगी रिकवरी हुंडई को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए?
अभी क्या होल्ड करें जो लोग अभी भी आईपीओ को होल्ड कर रहे हैं, या फिर एग्जिट करना चाहिए? तो देखिए लास्ट टाइम जो डिस्कस हुआ तो मैंने बोला 1750 का ही लो बना था, तो मैंने कहा देखिए उसी को लो को बना करके आप अपना होल्ड कीजिए स्टॉक को। तो बिल्कुल अब निकलने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने उस वक्त नहीं बेचा, लिस्टिंग के दिन नहीं बेचा, आपने सब्सक्राइब कर लिया, सब कुछ जानने के बाद भी, लिस्टिंग के बाद भी नहीं बेचा, तो आप इसको होल्ड कर लीजिए। आप स्टॉप लॉस डाल लीजिए 1753 का, या आप स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिए। फॉर दैट मैटर आप इसी वीक का लो जो है वो रिवाइज, स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए, दैट इज समवेयर अराउंड 1790। उसके नीचे खिसक जाए जरूर बेच दीजिएगा, तो बिल्कुल एफिनिटी मत रखिएगा। कोई भी टेक्निकल पुल बैक अब आएगा तो वो आपको 1960 1965 रुपए तक लेकर के जाएगा, उसके ऊपर जाएगा तभी इसके अंदर स्ट्रेंथ बनेगी। थोड़ा सा समय लग सकता है, रिजल्ट आने दीजिए कंपनी के अगले क्वार्टर के, उसके बाद ही अब जो होना होगा होगा। ठीक है सर। एक सर वारी एनर्जी को लेकर के बहुत लोगों के सवाल रहते हैं। अच्छा मुनाफा यहाँ पर वारी जी 27 तारीख को इसका रिजल्ट है। हाँ, 27 नवंबर को रिजल्ट है हुंडई का, आने दीजिए, इसके बाद ही डिस्कस कीजिए। जी। दूसरा सर, ये वारी एनर्जीज में क्या हो गया? बहुत लोगों को लग रहा था 18-19 पे रुक जाएगा, लेकिन ये तो चलता ही जा रहा। आज भी 5.5% ऊपर है और इसकी तेज़ी रुकने का नाम नहीं ले रही। अब 3600 के ऊपर पहुंच गया है। जिन लोगों ने एग्जिट किया वो लोग कह रहे हैं आप लोगों ने एग्जिट की सलाह क्यों दे दी, हमारे जो लॉस, हमको इतना नुकसान हो गया। आपकी सलाह क्या रहेगी? वारी एनर्जीज में अभी और कितनी पावर बाकी है? देखिए आप समझिए, जब प्रीमियर एनर्जी हम लोगों ने डिस्कस किया था तो सिमिलर बिजनेस मॉडल है। यहाँ देखिए सोलर पीवी मॉड्यूल्स कंपनी बनाती है, अच्छी कैपेसिटी है कंपनी की। तो यहाँ पर आप देखिए ये बिल्कुल वैसा ही कुछ मॉडल है कंपनी का। और इस मॉडल के अंदर देखिए बिल्कुल जो भी कंपनी जिस पर्टिकुलर बिजनेस में काम कर रही है वहां पर आने वाले रेवेन्यू प्रोजेक्शंस बहुत हाई है। आने वाले सालों में रेवेन्यू विजिबिलिटी है, प्रोजेक्शंस है, बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है कि सरकार का विजन ही वही है। तो देखिए लार्जेस्ट अगर सोलर पीवी मॉड्यूल देखें, लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है कंपनी। अच्छा खासा एसेट बेस है कंपनी का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बेहतरीन क्लॉक कर रही है। तो मुझे लगता है बिल्कुल इसकी लिस्टिंग अच्छी होनी थी। और ये सारी चीजें देखिए पूरे सेक्टर के अंदर रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत क्लियर है। और जिस सेक्टर पे भी सरकार का फोकस होता है, आपने देखा है वहां पर किस तरह के वैल्यूएशन उभर करके आते हैं। तो ये देखिएगा बिल्कुल वारी एनर्जी, मुझे लगता है बिल्कुल अभी 3600 भाव तो नहीं प्रेडिक्ट किया सकता कहां तक जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल अब जिस जोन में ये ट्रेड कर रहा है, अब आप अगर होल्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। आज ही का डे लो 3440, आज ट्रम्प साहब जीते हैं तो आज ही का डे लो डाल लीजिए। आज बाजार में रिकवरी भी है तो 3440 का लो रख लीजिए, स्टॉप लॉस रख लीजिए और बने रहिए। तो उसके नीचे खिसक जाए तो बेच दीजिएगा। मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत मैं प्रोजेक्ट कर पा रहा हूँ, अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूँ, लगता है 4400 रुपए तक बिल्कुल जा सकता है। चलिए ठीक है सर। एक सवाल और, बहुत देर से वंशिका जी परेशान है सीजल के ऊपर। CEIGALL जो है इसमें इन्होंने निवेश किया हुआ है सर, और ये कह रही हैं कि IPO के समय से अब मेरे पास पड़े हुए हैं, नीचे गिरता ही जा रहा है, क्या करना चाहिए? निकल जाना चाहिए या होल्ड करें? हालांकि कह रही हैं 9 से 12 महीने तक वेट कर सकते हैं, लेकिन जो उस तरीके से सेंटिमेंट यहाँ ख़राब हुआ है, क्या करें सर? जी तो देखिए जब सीगल इंडिया का IPO आया था उस दौरान भी डिस्कशन हुआ था कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी में थोड़ा सा आप मत बने रहिए। यहाँ पर क्या है, आप देखिए इन कंपनीज को पैसा मत दीजिए, आप वहां दीजिए जहां बड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन हैं, जहां से टॉप लाइन विजिबिलिटी, मार्जिन विजिबिलिटी है। तो बट कोई बात नहीं, अगर आपने ले लिया तो उसको कहने का कोई मतलब नहीं है। देखिए मुझे लगता है जो इसमें गिरावट है डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज के दिन जब सब स्टॉक को ऊपर होना चाहिए था, तब आज भी ये कहीं स्टॉक गया नहीं है, एक इनडिसीजन कैंडल बना के घूम रहा है। मतलब ये और भी लो बनाएगा। काट दीजिए सौदा, छोड़ दीजिए इसको, जो पैसा है उसको अच्छे स्टॉक्स में डाल लीजिए। अगर आप अच्छे खासे स्टॉक देखिए आपसे डिस्कस हुए आज ही की डेट में, उन्हीं किसी स्टॉक में डाल लीजिए, बने रहिए, तो जो भी आपका नुकसान हुआ है सब कवर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो फिलहाल इसी के साथ जो हमारे खास सेगमेंट वाह क्या IPO है को यहीं पर समाप्त करते हैं। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। वाह क्या IPO है।